You're listening to AI Podcast, where headlines meet depth. नमस्कार। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तो भाई जोरों पर है। हाँ बिल्कुल, माहौल पूरा बना हुआ है। चुनाव आयोग ने तो इसे सभी चुनावों की मां तक कह दिया है और ये बात सही भी लगती है। ये सिर्फ सीटों का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिहार के समाज, वहाँ की राजनीति, लोगों की उम्मीदें, सबका एक आईना है, समझ लीजिए। हमारे पास भी जो ये सारे दस्तावेज और नोट्स हैं, उनमें गठबंधनों के अंदरूनी खींचतान से लेकर जातियों का जो जटिल गणित है, बड़े नेताओं की साख, बाहुबलियों का कितना असर है और तो और सेलिब्रिटी चेहरे भी उतर आए हैं मैदान में। हाँ, इस बार काफी कुछ नया भी दिख रहा है। तो आज हम इन्हीं सब पहलुओं को थोड़ा टटोलेंगे, है ना। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार के इस चुनावी दंगल में दांव पर लगा क्या है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो तारीखें देख लेते हैं। वोटिंग 6 और 11 नवंबर को है, 2 चरणों में। हाँ, और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। कुल 243 सीटें हैं। और वोटर्स भी इस बार काफी ज्यादा है। हाँ, 7 करोड़ 43 लाख से भी ज्यादा। और इसमें खास बात यह है कि 14 लाख युवा हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल। और एक और चीज हुई है इस बार, 2003 के बाद पहली बार वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब SIR हुआ है। हाँ, सुना है इसके बारे में। इस पर कुछ विवाद भी है शायद। हाँ, थोड़ा है। मतलब इस रिव्यू के बाद कुछ नाम हटे हैं, कुछ जुड़े हैं। विपक्ष कह रहा है कि भाई हमारे सपोर्टर्स के नाम काटे गए। सत्ता पक्ष कह रहा है ये तो रूटीन काम है। ये तो चलता रहता है। खैर, अब आते हैं गठबंधनों पर। यहाँ टिकट बंटवारे को लेकर तो जबरदस्त माथापच्ची हुई है। पहले इंडिया की बात करें। एनडीए ने तो 11 अक्टूबर को अपना फॉर्मूला सामने रख दिया। बीजेपी और जेडीयू बराबर 100-101 सीटों पर। अच्छा, बराबर बराबर। हाँ, और चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को 29, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6 और जीतन राम मांझी की हैम को भी 6 सीटें मिली। सुनने में तो ये काफी सुलझावा सा लग रहा है, 101 वाला आंकड़ा। पर क्या ये इतना सीधा था अंदर खाने में? देखिए, ऊपर से तो समझौता दिख रहा है, लेकिन जाहिर है काफी खींचतान हुई होगी। बीजेपी और जेडीयू दोनों को ही पिछले बार, मतलब 2020 के मुकाबले कम सीटें मिली हैं। हाँ, पिछली बार तो ज्यादा थी। बिल्कुल, बीजेपी 110 और जेडीयू 115 पर लड़ी थी, तो इस बार दोनों को थोड़ा पीछे हटना पड़ा। और चिराग पासवान? हाँ, सबसे ज्यादा फायदा तो उन्हीं को हुआ है। लोकसभा में उनकी पार्टी का जो 100% स्ट्राइक रेट रहा, उसके बाद 29 सीटें मिलना, ये दिखाता है कि उनका कद बढ़ा है। वो तो है। लेकिन घोषणा के फौरन बाद ही थोड़ी खटपट की खबरें भी आईं। जैसे जेडीयू ने कुछ ऐसी सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए जो शायद चिराग की पार्टी चाहती थी। अच्छा। हाँ, जैसे सोनबरसा, मोरवा। तो इससे लगता है कि भाई सब कुछ एकदम स्मूथ नहीं है, अंदर थोड़ी टेंशन तो है। हाँ, ये तो गठबंधनों में अक्सर होता ही है। अब जरा विपक्षी खेमे की तरफ देखें। महागठबंधन, वहाँ क्या हाल रहा? खबरें तो थी कि बात बन ही नहीं पा रही। अरे हाँ, महागठबंधन में तो मतलब आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, वीआईपी, जेएमएम सब हैं। वहाँ तो हफ्तों तक मामला फंसा रहा। किस बात पर? मेन पेज कांग्रेस की सीटों की मांग पर था। आरजेडी ने पहले शायद 52 सीटें ऑफर की, कांग्रेस 60-65 पर अड़ी हुई थी। कहलगांव, नरकटियागंज जैसी कई सीटों पर तो दोनों पार्टियों में ठन गई थी। अच्छा, सुना है कि हाईकमांड तक बात पहुंच गई थी। राहुल गांधी, खड़गे जी। बिल्कुल, ऐसी खबरें हैं कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को लालू प्रसाद यादव को फोन करना पड़ा। अच्छा। हालत ये हो गई थी कि नॉमिनेशन की तारीखें नजदीक आ गईं और कोई फॉर्मल ऐलान ही नहीं हुआ। अरे बाप रे। हाँ, पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार घोषित करने लगी। सीपीआईएमएल ने 18 कर दिए, आरजेडी ने 46 कर दिए। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी भी पहले 24 मांग रही थी, फिर सुनने में आया कि तेजस्वी यादव ने थोड़ा कड़ा रुख दिखाया तो वो करीब 15 पर माने। एक सीट थी बछवाड़ा, वहाँ तो सीपीआई और कांग्रेस दोनों ने ही कैंडिडेट खड़े कर दिए। अच्छा, फिर कैसे सुलझा? आखिर में जो तस्वीर उभर रही है उसमें आरजेडी को करीब 135, कांग्रेस को 61, सीपीआई-एमएल को 18-19, बाकी लेफ्ट पार्टियों को मिला के 10-11 और वीआईपी को 15-16 सीटें मिल रही हैं। तो मतलब काफी उठापटक के बाद ये तय हुआ। हाँ, अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी माथापच्ची हुई होगी। इस एनडीए और महागठबंधन की रेस में एक तीसरा कोण भी तो है, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। वो क्या कर रही है? जी हाँ, प्रशांत किशोर, उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर लड़ेगी, अकेले। सभी 243 पर? हाँ, और 116 उम्मीदवारों की लिस्ट भी आ गई है। उसमें कई रिटायर्ड अफसर हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, मतलब पढ़े लिखे पेशेवर लोग ज्यादा हैं। ये दिलचस्प है। और सबसे दिलचस्प बात ये कि किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन टारगेट बहुत बड़ा रखा है, 150 से ज्यादा सीटें जीतने का। कह रहे हैं कि इससे कम आया तो हार मानेंगे। बाप रे, 150 प्लस?
ये तो बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। तो अब देखते हैं कितना सफल होते हैं। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसके बिना बिहार की राजनीति अधूरी है, जाति। 2023 की जो जाति जनगणना हुई उसके आंकड़े क्या बता रहे हैं? हाँ, ये आंकड़े तो इस चुनाव के सेंटर में हैं। सबसे बड़ा ग्रुप है ईबीसी, मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 36% से भी ज्यादा। 36%? हाँ, फिर ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग करीब 27%, अनुसूचित जाति दलित लगभग 19.6%, सवर्ण यानी अपर कास्ट 10.5% के आसपास। सवर्णों में कौन कौन? उसमें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ सब आते हैं। फिर मुस्लिम आबादी है करीब 17.7% और अनुसूचित जनजाति 1.7% के करीब। तो पार्टियां इस जटिल गणित को कैसे साध रही हैं? बीजेपी की लिस्ट देखी आपने? वो क्या इशारा कर रही है? बीजेपी की लिस्ट तो बहुत साफ इशारा कर रही है। उनका झुकाव बिल्कुल सवर्णों की तरफ दिख रहा है। 101 में से 49 उम्मीदवार, मतलब लगभग आधे सवर्ण हैं। आधे? जबकि आबादी सिर्फ 10-11% है। हाँ, ये बात है। 21 राजपूत, 16 भूमिहार, 11 ब्राह्मण, 1 कायस्थ। दूसरी तरफ यादव उम्मीदवार सिर्फ 4 हैं, जबकि यादव आबादी 14% से ज्यादा है और मुस्लिम एक भी नहीं। तो ये क्या रणनीति है? लगता है बीजेपी अपने कोर सवर्ण वोट बैंक को पूरी तरह कंसोलिडेट करना चाहती है। शायद उन्हें लगता है कि ईबीसी वोट बढ़ जाएंगे या फिर मोदी जी के नाम पर और योजनाओं के नाम पर कुछ हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन ये रिस्की नहीं है? ईबीसी इतना बड़ा वोट बैंक है। रिस्क तो है, जरूर है। शायद वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। अब देखिए नीतीश कुमार की जेडीयू को। हाँ, जेडीयू का क्या रुख है? जेडीयू अपने पारंपरिक वोट बैंक यानी ओबीसी ईबीसी पर ही फोकस कर रही है। 101 में से 37 ओबीसी हैं, जिसमें 13 कुशवाहा, 12 कुर्मी, 8 यादव हैं और 22 ईबीसी उम्मीदवार हैं। नीतीश कुमार खुद कुर्मी समुदाय से हैं। हाँ, तो कुर्मी समुदाय को अच्छी नुमाइंदगी मिली है। एक दिलचस्प बात यह थी कि उनकी पहली लिस्ट आई थी ना 57 उम्मीदवारों की, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं था। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर दूसरी लिस्ट में 4 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल किए गए, शायद बैलेंस बनाने की कोशिश। और आरजेडी तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? एमवाई समीकरण पर ही टिके हैं। देखिए, बेस तो उनका वही है, एमवाई यानी मुस्लिम यादव, लेकिन तेजस्वी इस बार कोशिश कर रहे हैं इसे फैलाने की। वो कहते हैं ना A to Z की पार्टी। हाँ, सुना है। तो उसी लाइन पर उन्होंने हाल में 3 बड़े भूमिहार नेताओं को पार्टी में शामिल किया, सूरजभान सिंह, बोगो सिंह, डॉक्टर संजीव कुमार, और करीब 10 सीटों पर भूमिहार उम्मीदवार उतारने की भी बात सामने आई है। तो ये एमवाई से आगे बढ़कर सवर्णों में, खासकर भूमिहारों में सेंध लगाने की कोशिश है। बिल्कुल, आरजेडी अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यहाँ ये ईबीसी फैक्टर सच में बहुत ही अहम लग रहा है। हाँ। 36% आबादी, मतलब निश्चित रूप से ईबीसी वोटर्स इस चुनाव के किंग मेकर हो सकते हैं और इसमें 112 से ज्यादा उपजातियां हैं। पहले इनके वोट काफी बिखरते थे, लेकिन अब इनमें राजनीतिक चेतना बढ़ी है। महागठबंधन तो खास तौर पर ईबीसी को ध्यान में रखकर वादे कर रहा है, जैसे ईबीसी अत्याचार निवारण कानून लाने के बाद, आरक्षण बढ़ाने के बाद, भूमिहीनों को जमीन देने के बाद। तो मतलब दोनों ही खेमे इस वोट बैंक को लुभाने में लगे। हाँ बिल्कुल, ये वोट जिधर जाएगा पलड़ा उधर भारी हो सकता है। अब जरा चुनावी मैदान के बड़े चेहरों पर नजर डालें। एनडीए की तरफ से तो चेहरा साफ है। हाँ, एनडीए ने तो कह दिया है कि चेहरा 74 साल के नीतीश कुमार ही हैं। मुख्यमंत्री वही बनेंगे अगर एनडीए जीती। और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, दोनों बीजेपी से हैं। सम्राट चौधरी कोयरी यानी कुशवाहा समाज से आते हैं, उन्हें बीजेपी का ओबीसी चेहरा माना जाता है, तारापुर से लड़ रहे हैं। और विजय सिन्हा भूमिहार समुदाय से हैं, लखीसराय से कई बार के विधायक हैं, पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो एक ओबीसी एक सवर्ण डिप्टी सीएम का कॉम्बिनेशन है। और चिराग पासवान, उनकी क्या भूमिका दिख रही है? चिराग पासवान 41 साल के हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। वो एनडीए के लिए बहुत अहम हो गए हैं। जैसा हमने कहा, 29 सीटें मिलना बड़ी बात है। उनका नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। युवाओं पर फोकस है उनका। और बीजेपी के दूसरे बड़े नेता? हाँ, मंगल पांडे हैं सिवान से, रामकृपाल यादव दानापुर से, रेणु देवी बेतिया से, प्रेम कुमार गया टाउन से। ये सब जाने माने चेहरे हैं बीजेपी के। अब आते हैं विपक्ष पर। वहाँ नेतृत्व कौन कर रहा है? विपक्ष का चेहरा तो साफ तौर पर 35 साल के तेजस्वी यादव ही हैं, आरजेडी के। माना जा रहा है कि महागठबंधन जीता तो वही सीएम उम्मीदवार होंगे। वो अपनी सीट राघोपुर से लड़ रहे हैं? हाँ, राघोपुर से। वो तीसरी बार वहां से जीतना चाहेंगे। ये उनके परिवार का गढ़ रहा है। और लालू प्रसाद यादव? लालू जी 77 साल के हो गए हैं।
वो चारा घोटाले में सजा के कारण चुनाव तो नहीं लड़ सकते, लेकिन पार्टी की कमान, रणनीति सब कुछ वही देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है। पर्दे के पीछे से वही मुख्य रणनीतिकार हैं। और राबड़ी देवी? राबड़ी देवी जारी प्रभाव है पार्टी में, लेकिन वो भी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। लालू परिवार में कुछ अंदरूनी खींचतान की भी तो बात थी। तेज प्रताप यादव? हाँ, वो एक एंगल है। लालू जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, उन्हें आरजेडी से निकाल दिया गया था। अब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, जनहित जनता दल, जेजेडी। अच्छा, नई पार्टी? हाँ, और वो महुआ सीट से लड़ रहे हैं, शायद निर्दलीय या अपनी पार्टी से। इससे परिवार के अंदर की सियासत थोड़ी उलझी हुई दिखती है। हालांकि उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। ये तो दिलचस्प है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बड़े चेहरे कौन है मैदान में? कांग्रेस ने कई प्रदेश स्तर के नेताओं को उतारा है, पर कोई ऐसा नाम नहीं है जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी पहचान हो। लेफ्ट में देखें तो CPI-ML सबसे मजबूत है। हाँ, उनकी सीटें भी ज्यादा हैं। बिल्कुल। उनके कुछ जाने माने उम्मीदवार हैं, जैसे कयामुद्दीन अंसारी आरा से, शिव प्रकाश रंजन अज्ञाओं से, रामबली यादव घोसी से। ये सब अपने अपने इलाकों के मजबूत नेता हैं। बिहार की राजनीति की बात हो और बाहुबली फैक्टर का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो है। इस बार भी कई नाम सुर्खियों में हैं। सबसे ज्यादा चर्चा तो अनंत कुमार सिंह उर्फ छोटे सरकार की है। अच्छा, अनंत सिंह, वो किस पार्टी से हैं? वो मोकामा से JDU के टिकट पर लड़ रहे हैं। उनकी छवि तो आप जानती हैं, दबंग वाली। 37 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है और 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं उन पर। 28 मामले? हाँ, और वो कई सालों से मोकामा की राजनीति पर हावी रहे हैं, चाहे जिस पार्टी से लड़े हों। तो मोकामा का मुकाबला तो फिर जोरदार होगा। अरे बहुत जोरदार, क्योंकि आरजेडी ने उनके सामने उतारा है वीणा देवी को। और वीणा देवी कौन है? वो एक और बाहुबली कहे जाने वाले सूरजभान सिंह, बड़े सरकार की पत्नी है। अच्छा, सूरजभान सिंह की पत्नी। वो तो हाल ही में आरजेडी में शामिल हुए थे। हाँ बिल्कुल। तो ये एक तरह से दो बाहुबली परिवारों की, या यूं कहें कि छोटे सरकार बनाम बड़े सरकार के खेमों की 25 साल पुरानी राजनीतिक दुश्मनी का नया चैप्टर है। बाप रे! और सिर्फ अनंत सिंह ही नहीं, जेडीयू की पहली लिस्ट में भी कुछ और ऐसे नाम थे जिन्हें मीडिया बाहुबली कह रहा था। तो ये दिखाता है कि बिहार में आज भी कई सीटों पर ये फैक्टर चलता है। लोकल दबदबा वोटिंग पर असर डालता है। ये बिहार की राजनीति की एक सच्चाई है। अच्छा, इस बार कुछ जाने पहचाने चेहरे, मतलब सेलिब्रिटीज भी मैदान में है? हाँ बिल्कुल, सेलिब्रिटी उम्मीदवारों की भी अच्छी खासी लिस्ट है इस बार। सबसे चर्चित नाम तो शायद लोक गायिका मैथिली ठाकुर का है। मैथिली ठाकुर? हाँ, वो तो बहुत पॉपुलर है। हाँ, सिर्फ 25 साल की हैं, बीजेपी में शामिल हुई हैं और दरभंगा के अलीनगर से चुनाव लड़ रही हैं। युवाओं में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। और कौन है? बीजेपी की ही एक और स्टार कैंडिडेट हैं श्रेयसी सिंह, अर्जुन अवार्डी शूटर हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। वो जमुई से मौजूदा विधायक हैं और दोबारा वहीं से लड़ रही हैं। हाँ, श्रेयसी सिंह तो पिछली बार जीती थी। और सुना है दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की कोई रिश्तेदार भी चुनाव लड़ रही हैं। जी हाँ, CPI-ML ने दिव्या गौतम को टिकट दिया है पटना की दीघा सीट से। वो सुशांत सिंह राजपूत की चचेरी बहन है, थिएटर आर्टिस्ट रही हैं, प्रोफेसर रही हैं, छात्र राजनीति में भी सक्रिय थी। अच्छा, दीघा से। वहाँ मुकाबला किससे? उनका मुकाबला बीजेपी के मौजूदा विधायक संजीव चौरसिया से है। दीघा वैसे भी बिहार की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है वोटर्स के लिहाज से। और कोई सेलिब्रिटी? हाँ, जनसुराज पार्टी ने भोजपुरी गायक रितेश रंजन पांडे को करघर से उतारा है और एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार प्रीति किन्नर को भोरे से टिकट दिया है। बीजेपी ने एक पूर्व IPS अफसर आनंद मिश्रा को बक्सर से उतारा है। तो ये जो सेलिब्रिटी चेहरे हैं, इनका चुनाव पर कितना असर पड़ता है? क्या ये वाकई वोट खींच पाते? देखिए, पार्टियों की कोशिश तो यही रहती है कि इनके जरिए थोड़ा बज़ बने, मीडिया में कवरेज मिले, युवाओं को आकर्षित किया जाए और शायद जाति पाति से ऊपर उठकर कुछ वोट मिल जाएं। श्रेयसी सिंह पिछली बार जीती थी, तो ऐसा नहीं है कि असर नहीं होता। लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि सिर्फ नाम या ग्लैमर जीत की गारंटी नहीं है। वोटर आखिर में देखता है कि उम्मीदवार कितना एक्टिव है, लोकल मुद्दे क्या हैं, पार्टी कौन सी है, जाति का समीकरण क्या है। सही बात है। तो असर होता है, पर शायद उतना नहीं होता जितनी पार्टियां उम्मीद करती हैं। ये एक फैक्टर है, लेकिन निर्णायक फैक्टर शायद नहीं। अब कुछ उन सीटों की बात करते हैं जहां मुकाबला बहुत कड़ा माना जा रहा है। हाँ। हॉट सीट्स कौन सी लग रही हैं इस बार? सबसे ज्यादा नजरें तो रहेंगी राघोपुर पर, वैशाली जिले में। जी। ये लालू परिवार का ट्रेडिशनल गढ़ रहा है। जी। तेजस्वी यादव यहाँ से हैट्रिक लगाना चाहेंगे। उनके सामने कौन है? बीजेपी ने उतारा है सतीश कुमार यादव को। हाँ। ये वही सतीश कुमार हैं जिन्होंने 2010 में राबड़ी देवी को हरा दिया था। अच्छा,
तो ये कड़ी टक्कर देंगे। हाँ, और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भी वहां एक स्थानीय मजबूत उम्मीदवार चंचल सिंह को उतारा है। तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। और कौन सी सीटें अहम हैं? मुकामा की बात तो हमने की पटना जिले में, जहां अनंत सिंह जेडीयू और वीणा देवी आरजेडी के बीच बाहुबलियों की सीधी टक्कर है। फिर पटना की ही दीघा सीट, जहां दिव्या गौतम सीपीआई-एमएल और संजीव चौरसिया बीजेपी आमने सामने हैं। वैशाली की महुआ सीट भी दिलचस्प है। वहां तेज प्रताप यादव के लड़ने से आरजेडी का ही वोट कट सकता है, जिससे किसी और को फायदा हो जाए। पटना की ही फुलवारी शरीफ सीट है, जो एससी रिजर्व्ड है। यहां दलित और मुस्लिम वोटों का बंटवारा बहुत अहम होगा। ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां सबकी नजरें रहेंगी। बिहार में मुस्लिम वोट करीब 18% हमेशा से बहुत अहम माने जाते रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है, ये वोट किधर जाएंगे और ये एआईएमआईएम वाला फैक्टर कितना बड़ा है? हाँ, मुस्लिम वोट पारंपरिक रूप से आरजेडी के नेतृत्व वाले गठबंधन मतलब एमवाई समीकरण का एक मजबूत पिलर रहे हैं। लेकिन इस बार असुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है। पिछली बार उन्होंने 5 सीटें जीती थी ना? हाँ, 2020 में 5 जीती थी। हालांकि बाद में उनके 4 विधायक आरजेडी में चले गए। लेकिन इस बार वो पिछली बार से कहीं ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं। पिछली बार सिर्फ 20 पर लड़े थे, इस बार करीब 100 सीटों पर। 100 सीटों पर? हाँ, और ओवैसी का जो बयान है कि बिहार में 19% मुस्लिम है पर उनका कोई नेता नहीं, वो सीधा सीधा महागठबंधन खासकर आरजेडी पर निशाना है। तो क्या एआईएमआईएम सच में इतने वोट काट सकती है कि महागठबंधन को नुकसान हो जाए, जैसा 2020 में हुआ था? यही सबसे बड़ा सवाल है और चिंता भी महागठबंधन के लिए। 2020 में ऐसा माना गया था कि कम से कम 10-12 सीटें ऐसी थीं जहां एआईएमआईएम ने इतने मुस्लिम वोट काट दिए कि महागठबंधन के उम्मीदवार मामूली अंतर से हार गए और एनडीए को फायदा हो गया। इस बार भी खासकर सीमांचल का जो इलाका है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां एआईएमआईएम महागठबंधन के वोटों में सेंध लगा सकती है। कुछ लोग इसे मुस्लिम समुदाय की अपनी आवाज उठाने की कोशिश मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये वोट काटकर बीजेपी जेडीयू को ही मदद कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर की पार्टी? हाँ, एक और पैंच ये है कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भी अपने शुरुआती 116 उम्मीदवारों में 23 मुस्लिम उतारे हैं। तो अब मुस्लिम वोटों के लिए आरजेडी, कांग्रेस, एएमआईएम और जन स्वराज 3 दावेदार हो गए हैं। तो ये वोटों का बंटवारा नतीजों पर बड़ा असर डाल सकता है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि मुस्लिम वोटर किस तरफ ज्यादा झुकते हैं। अच्छा, अब जरा जमीनी मुद्दों की बात करें। लोग किन चीजों को लेके वोट करेंगे? क्या मुद्दे हावी हैं इस बार? देखिए, अगर आप लोगों से बात करें, खासकर युवाओं से, तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, नौकरी। हाँ, वो 14 लाख नए वोटर हैं। बिल्कुल, उनके लिए नौकरी सबसे अहम है। बिहार की बेरोजगारी दर वैसे भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है और युवाओं में मतलब 15 से 29 साल वालों में तो ये 20% से भी ज्यादा है। प्राइवेट नौकरियां हैं नहीं के बराबर। तो पार्टियां वादे कर रही होंगी? हाँ, दोनों तरफ से नौकरियों के बड़े बड़े वादे हो रहे हैं। नीतीश कुमार 1 करोड़ नौकरियों का वादा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने डिप्टी सीएम वाले कार्यकाल का जिक्र कर रहे हैं कि हमने इतनी नौकरियां दी। और वो पेपर लीक वाले मामले? हाँ, हाल में जो पेपर लीक के कांड हुए हैं, उससे भी युवाओं में बहुत गुस्सा है, निराशा है। ये भी एक मुद्दा है। और पलायन, वो तो बिहार की एक स्थायी समस्या जैसी लगती है। बिल्कुल, बेरोजगारी का सीधा नतीजा है पलायन। लाखों लोग काम की तलाश में बिहार से बाहर जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा भावनात्मक और आर्थिक मुद्दा है। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, मतलब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी कमी लोगों को परेशान करती है। अभी हाल में बारिश हुई तो शहरों में पानी भर गया, अस्पतालों, स्कूलों का बुरा हाल हो गया। हाँ, वो तस्वीरें देखी थी। उत्तर बिहार में बाढ़ तो हर साल आती है, वो एक स्थायी समस्या है। फिर बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग भी बीच बीच में उठती रहती है। और वो जाति वाला मुद्दा, आरक्षण वगैरह? हाँ, जाति आधारित आरक्षण, खासकर ईबीसी के लिए जो मांगे हैं, वो भी एक अहम मुद्दा है। और वो जो वोटर लिस्ट रिव्यू पर विवाद हुआ, वो भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा बना हुआ है। मतलब कई सारे मुद्दे हैं। हाँ, मुद्दे तो बहुत हैं। चुनाव से ठीक पहले एक और बड़ी खबर आई। लालू परिवार पर आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय हो गए हैं। इसका कितना असर पड़ सकता है चुनाव पर? हाँ, ये टाइमिंग के लिहाज से देखें तो महागठबंधन और खासकर आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। 12 अक्टूबर को दिल्ली की एक कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तीनों पर आरोप तय किए हैं। मामला क्या है ये संक्षेप में? ये मामला पुराना है, तब का जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उन्होंने रेलवे के होटल चलाने का कॉन्ट्रैक्ट एक निजी कंपनी को देने के बदले में पटना में कीमती जमीन ली थी। अच्छा, लैंड फॉर होटल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कुछ वैसा ही। आरोप तो गंभीर लग रहे हैं।
इसका राजनीतिक असर क्या होगा? आरोप है कि लालू यादव पर क्रिमिनल मिसकंडक्ट और साजिश का, जबकि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी और साजिश का। तीनों ने कहा है कि वो निर्दोष हैं। जाहिर है बीजेपी और एनडीए से जोर शोर से उठा रहे हैं। वो इसे लालू राज के जंगल राज और भ्रष्टाचार के सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। और आरजेडी का क्या कहना है? आरजेडी इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। कह रही है कि ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर इस समय किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा भी कि वो डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन छवि पर तो असर पड़ सकता है। हाँ, असर तो पड़ सकता है, खासकर उन वोटरों के बीच जो भ्रष्टाचार को लेकर ज्यादा सोचते हैं या जो नए वोटर हैं। लालू यादव पहले ही चारा घोटाले के कई मामलों में सजा पा चुके हैं। फिर लैंड फॉर जॉब स्कैम की जांच भी चल रही है, तो ये मामले आरजेडी की विश्वसनीयता पर सवाल तो उठाते हैं। तो सब कुछ मिलाकर देखें तो ये चुनाव किधर जाता दिख रहा है? क्या चीजें सबसे अहम लग रही हैं आपको? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन ये हाल के सालों का सबसे दिलचस्प और कांटे की टक्कर वाला चुनाव लग रहा है। हाँ, मुकाबला कड़ा है। बिल्कुल। कुछ बातें साफ दिख रही हैं। एक तो एनडीए में ऊपरी तौर पर ज्यादा एकजुटता दिख रही है, कम से कम सीट बंटवारे को लेकर। महागठबंधन में काफी खींचतान के बाद समझौता हुआ। दूसरा, जाति का समीकरण अभी भी सबसे बड़ा फैक्टर है, और उसमें भी ईबीसी वोट किधर जाएगा ये शायद सबसे ज्यादा निर्णायक होगा। तीसरा, एआईएमआईएम, जनसुराज और यहां तक कि तेज प्रताप यादव की पार्टी, ये सब विपक्षी वोटों को बांट सकते हैं। इसका सीधा फायदा एनडीए को हो सकता है। ये तो है। चौथा, नीतीश कुमार इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं, तो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी लहर हो सकती है, लेकिन एनडीए का संगठन, उनके संसाधन काफी मजबूत हैं। पांचवा, वो 14 लाख नए वोटर, वो बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर किधर वोट करते हैं, ये बहुत अहम होगा। सेलिब्रिटी उम्मीदवार थोड़ी चमक दमक जरूर ला रहे हैं, पर शायद नतीजों पर बहुत बड़ा असर ना डाल पाए। बाहुबली फैक्टर कुछ सीटों पर जरूर असर डालेगा। और वो भ्रष्टाचार के आरोप। हाँ, लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप एनडीए के लिए एक हथियार हैं। आरजेडी इसे राजनीतिक हमला बताकर काउंटर करने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम वोटों का बंटवारा भी एक बड़ा एक्स फैक्टर है। तो मतलब लड़ाई विकास के मुद्दों और पहचान की राजनीति के बीच है। हाँ, आप कह सकती हैं असली लड़ाई शायद इसी बात पर है कि वोटर नौकरी, सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दों को ज्यादा तवज्जो देते हैं या फिर अपनी जाति, अपने धर्म की पहचान को। ओपिनियन पोल क्या कह रहे हैं? ज्यादातर ओपिनियन पोल्स एनडीए को थोड़ी बढ़त दिखा रहे हैं, मार्जिनल एज, लेकिन जमीन पर मुकाबला बहुत टाइट बताया जा रहा है। नतीजा कुछ भी हो सकता है। 14 नवंबर को पता चलेगा कि बिहार की जनता स्थिरता चुनती है या बदलाव। तो ये थी बिहार चुनाव 2025 की एक झलक, जहां पुराने समीकरण हैं, नए खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े वादे हैं और जमीनी मुद्दे हैं। सब मिलकर एक बहुत ही कह सकते हैं कि उलझी हुई तस्वीर बना रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल सोचने वाला है, क्या इस बार वाकई बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे बिहार की राजनीति में जो गहरी जड़ें जमा चुकी हैं, जाति और पहचान की राजनीति, उस पर भारी पड़ेंगे? ये बड़ा सवाल है। या फिर ये चुनाव भी तमाम नए चेहरों और नई पार्टियों के बावजूद अंत में उन्हीं पुराने जातीय समीकरणों के हिसाब से ही तय होगा? यह सवाल शायद नतीजों के बाद भी हमारे साथ रहेगा। इस एआई पॉडकास्ट को देखने के लिए धन्यवाद। ताज़ा खबरों और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।